नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कन्नौज की घटना सामने आ रही है, जहां पर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमले में घायल सिपाही की मौत हो गई है और कानपुर में इलाज कर रहे सिपाही की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दरअसल कन्नौज पुलिस की टीम विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरणीधीरपुर नगरिया गांव में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तारी के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी। इस हमले में विशुनगढ़ थाने का सिपाही सचिन राठी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया और इस घटना के करीब 3 घंटे बाद पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा भी घायल हुआ। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की पूर्व प्रधान पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मौके पर पुलिस की टीम की तैनाती की गई है। एसपी अमित कुमार आनंद ने इस घटना के संबंध में बताया है कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव धरणीधीरपुर नगरिया निवासी अशोक उर्फ मनुआ उर्फ मुन्ना पुत्र राम नरेश यादव के खिलाफ साल 2009 में छिबरामऊ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और अब आरोपी फरार चल रहा था। जमानत के बाद और कोर्ट की ओर से जारी वारंट के आधार पर सोमवार की शाम करीब 5 बजे छिबरामऊ कोतवाली जितेंद्र सिंह और विशुनगढ़ थाना अध्यक्ष पारुल चौधरी पुलिस टीम के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंचे और आरोपी ने पुलिस को घर के पास देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस को आरोपियों ने इस दौरान भटकाने का भी प्रयास किया। सिपाही को पहले छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल ले जाया गया और नाजुक हालत देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। अंधेरा होने पर आरोपी अशोक अपनी पत्नी श्यामा देवी और बेटे अभय यादव उर्फ टिंकू के साथ फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। घर से 20 मीटर की दूरी पर पुलिस टीम ने एनकाउंटर के बाद तीनों को पकड़ लिया है। जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुनुआ और उसके जो बेटे हैं टिंकू के पैर में गोली लगी। इस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में दोनों को छिबरामऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर कर दिया गया है। एक अपराधी अशोक जो थाना विशुनगढ़ धरणीधरपुर नगरिया ग्राम का रहने वाला है, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विशुनगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पर गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना विशुनगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। सचिन राठी को तुरंत उपचार हेतु हायर सेंटर कानपुर के लिए भेजा गया है, जहां पे उनकी स्थिति स्टेबल है। और ये लोग पुलिस पे फायर करके अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस पे लगातार फायरिंग इनके द्वारा की गई। अन्य थानों को भी सूचित करके तुरंत पुलिस बल को इनकी घर की घेराबंदी के लिए बुलाया गया। तो हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी और फायरिंग और इसके बाद घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हमारे साथ क्योंकि गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारे संवाददाता कानपुर से अभिनव शुक्ला जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं अभिनव का। अभिनव, फिलहाल आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या कुछ मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल ये जो घटना कन्नौज में घटी है, उसके बाद फिर उसको कानपुर रेफर किया गया था। वहाँ पे पहले सीएचसी में उसको जो घायल सिपाही था उसको एडमिट कराया गया और उसके बाद वहाँ से उसको कानपुर रेफर किया गया। कानपुर के एमरजेंसी हॉस्पिटल में उसको लाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान देर रात सिपाही की मौत हो जाती है और सिपाही को अब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और पोस्टमार्टम जो है उसका शुरू हो चुका है और दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पुलिस की टीमें जो है वो चाहे कन्नौज की बात करें चाहे कानपुर की पुलिस फोर्स की बात करें, यहाँ पे लगातार यहाँ पे आई हुई है, पहुंची हुई है पुलिस की टीमें और यहाँ पर
जो अंदर इलाज चल रहा है, अधिकारी है यहाँ पर देखते पोस्टमार्टम हाउस है और सभी यहाँ पे मौजूद है। उस सिपाही का जब कब इस सिपाही को बाहर, ये सिपाही जो है वो बाहर आएगा वहाँ से, जब पोस्टमार्टम होकर निकलेगा उसका शव को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, लगातार यहाँ पे इस समय बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सचिन राठी जो हैं वो हिस्ट्री शीटर की का निशाना बने और इस मुठभेड़ के दौरान मौत हो जाती है, इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इससे अब क्या कहा जाए, क्योंकि ये तस्वीर जो है कई सवाल भी खड़े कर रही है कि अब क्या इन अपराधियों से, इन हिस्ट्री शीटर से जो खाकी है वो भी अब महफूज नहीं है, ये कहा जा सकता है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और महेश चंद्रा द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, डीजीपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले महेश चंद्रा जी आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है कि क्योंकि हिस्ट्री शीटर है, नामी अपराधी था और इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है पकड़ने के लिए और जैसे ही खाकी को, वर्दीधारियों को ये हिस्ट्री शीटर देखता है और फायरिंग शुरू कर देता है। क्या कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस घटना से? अनम्यूट करिएगा महेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अब आ रही है आवाज? जी सुन पा रहे हैं जी। म्यूट किया, आई आवाज? जी जी महेश जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आई, लेकिन जी जी महेश जी, हमारा सवाल यही था कि ये जो घटना सामने आ रही है ये एक चुनौती है खाकी के लिए भी। क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? जी सर्वप्रथम तो मुझे बहुत दुख है कि एक ड्यूटी के दौरान एक सिपाही की मृत्यु हो गई। मैं उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। अब ये घटना जो हुई है इसके पूरे सर्कमस्टेंसेस क्या थे, क्या किसी प्रकार की लापरवाही हुई पुलिस के साथ, पुलिस द्वारा या पुलिस जनों द्वारा, ये तो अलग से की बात है। परंतु ये स्पष्ट है कि ये बड़ा हिस्ट्री शीटर था, जैसा कि अभी एक पुलिस अफसर बता रहा था कि ये हत्या, लूट, डकैती आदि मामलों में रह चुका है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही संभल के पुलिस को जाना चाहिए, बहुत ही सब तरह के प्रबंध करके जाना चाहिए जिससे कि पुलिस पर बच सके। परंतु फिर भी हम जानते हैं कि हम कोविड से बचने के लिए लाख प्रयत्न करें, फिर भी लोग चपेट में आ ही जाते थे। तो कोई ऐसी बहुत मतलब ऐसी संभावना तो रहती है पुलिस की ड्यूटी में, और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं बहुत ही जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रति श्रद्धा भी प्रकट करता हूँ और बहुत ही उसके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। जी ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये घटना सामने आ रही है, हिस्ट्री शीटर है, मुठभेड़ के दौरान जैसे ही देखता है कि हाँ ये मुठभेड़ के लिए प्रशासनिक अमला आ रहा है तो ये फायरिंग शुरू कर देता है। एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने। और क्या प्रशासनिक अमला या खाकी हमारी इतनी तैयार नहीं थी कि इस तरीके से मुठभेड़ होती है और मृत्यु हो जाती है? अनम्यूट करिएगा विवेक जी। ओके, मेरी आवाज आ रही होगी? जी सुन पा रहे। सोनी जी, बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना पे केवल संवेदना व्यक्त कर करके पल्ला झाड़ लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान निकलना है। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व में मैंने गृह विभाग को एक आरटीआई प्रेषित की, जिसमें मैंने पुलिस विभाग में हो रही आत्महत्याओं पे और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़ों की मांग की थी कि किस जिलेवार सिलसिले में कौन सा पुलिसकर्मी कहां कहां आत्महत्या कर रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगी, उस आरटीआई का जो जवाब आया कि मुख्यालय के पास ऐसी कोई सूचना ही उपलब्ध नहीं है।
मतलब कितना हास्यप्रद है कि अपने ही मरते हुए जवानों के प्रति पुलिस विभाग कितना संवेदनहीन है कि डीजीपी मुख्यालय ये लिख करके देता है कि उनके पास कोई आंकड़े नहीं। तो सबसे पहले तो एक गैर जिम्मेदारी की भावना जो पुलिस विभाग है, मुझे लगता है कि वो केवल राम भरोसे चल रहा है। दूसरी बात पे आऊंगा, जब भी आप किसी ऑपरेशनल ग्राउंड में जाते हैं, जब भी आप मुझे जहां तक पता है कि वारंट तामील कराने गए थे और वारंट तामील कराने गए थे और उस कंडीशन में ये घटना घटी है। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी आप किसी कुख्यात माफिया, गैंगस्टर या अपराधियों का इस तरह से फील्ड ऑपरेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या आपने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, बिल्कुल, क्या सुरक्षा के जो मानक उपकरण पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक है क्या वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्या अत्याधुनिक वेपन्स आपके पास थे उस समय, कि केवल वही एक वारंट पकड़ा दिया और भेज दिया कि क्या करके तामील करा देना है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इस दुखद स्थिति से निकलने के लिए बहुत जरूरी है सुधार करना। दूसरी बात पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की अधिकतर ऑपरेशंस की बात अगर आप करेंगी, जैसे बिकरू कांड में हुआ, बिकरू कांड में भी जिस तरह से पुलिस कर्मियों को घेर के माना गया, उसी तरह कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं जहां दरोगाओं से हथियार छीनने से लेकर के दरोगाओं को गोली मार दी गई। उसका कारण ये होता है कि आप भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं होते हैं। खास करके ये जो उत्तर प्रदेश के ऊपर बॉर्डर स्कीम थोपी गई है, जहां पे आप मेरठ के बच्चे को इलाहाबाद पोस्टेड कर दे रहे हैं, इलाहाबाद के बच्चे को गाजियाबाद भेज दे रहे हैं। अब पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पे कि ड्यूटी ज्वाइन करने के समय से ही आपको प्रदर्शन करना होता है अपने उत्कृष्ट सेवा का। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जब आप वहां के क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण से वाकिफ नहीं है, वहां की भाषा शैली से वाकिफ नहीं है, वहां के आपराधिक समीकरण से वाकिफ नहीं है, वहां के राजनीतिक आपराधिक संरक्षण से वाकिफ नहीं है, तो आपके लिए समस्या कहीं ना कहीं चुनौती बनकर के सामने आती है, बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाती है। और ये एक अहम बिंदु यहाँ पर यह भी उठता है कि एक समाज की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी है, तो क्या कुछ मानक होने चाहिए, किन मानकों के साथ हमें किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए जाना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मायने रखती हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों प्रशासनिक अमला इन बातों का ख्याल नहीं रखता? क्या शासन स्तर पर वो व्यवस्थाएं प्रोवाइड नहीं की जाती, और अगर की जाती हैं तो फिर उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? जी विवेक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो यहाँ पे चूंकि बॉर्डर स्कीम होने की वजह से कई बार इस तरह की जो ग्राउंड ऑपरेशन में पुलिस कर्मियों को समस्याएं आती हैं, उसका खामियाजा ये पुलिस कर्मी और उनके परिवारों को ही भुगतना पड़ता है। अगर पुलिस कर्मियों को वहां की भौगोलिक परिस्थिति से वो वाकिफ होते तो मुझे लगता है इस तरह से 4 घंटे की मशक्कत नहीं लगती उन अपराधियों को पकड़ने में। और उल्टी फायरिंग सामने से अगर आ गई, इसका मतलब था कि वो पहले से तैयार थे और एलआईयू डिपार्टमेंट को, खुफिया विभाग जो पुलिस का है, उसको पता होना चाहिए था कि वो किस स्तर का अपराधी है। मुझे लगता है कि अभी पुलिस 2023 में योगी सरकार ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 50,000 से 2.5 लाख तक के इनामी अपराधियों की लिस्ट जारी होती है। मुझे लगता है कि इन अपराधियों को जेल में बिठाकर दामाद की तरह पोषित करने की आवश्यकता क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने के बाद इनके ऊपर तत्काल मुझे लगता है कि चार्जेस फ्रेम करके इनका कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन जेलों में 1,10,000 से अधिक जो निरुद्ध कैदी हैं, उनमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनके ट्रायल तक कंप्लीट नहीं है, जिनके ऊपर अभी उनके आरोप साबित तक नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में 62-64 डिस्ट्रिक्ट जेल और 5 सेंट्रल जेल है, और उसके बाद जिस तरह से अपराधियों को वहां पे रखा गया है, मुझे लगता है ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वास्तव में एक अनाथ और असहाय की तरह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को डीजीपी तक प्राप्त नहीं है, डीजीपी तक की स्थायी डीजीपी नहीं नियुक्त किया गया है, वहां पे राम भरोसे ही चल रहा है। ये बात सोचने वाली है कि ग्राउंड ऑपरेशन जब वो पुलिसकर्मी करने गए तो क्या उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी? क्या उनके पास अत्याधुनिक वेपन्स थे? क्या उनके पास ये महत्वपूर्ण है, ये मानक है जो जिनको लेकर ये सवाल उठाना जायज भी है। हालांकि पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका वापस से रुक करेंगे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे साथ कन्नौज से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जहां से ये घटना सामने आ रही है। अभय कटियार का रुख कर लेते हैं। अभय, अगर देखा जाए ये जो घटना मुठभेड़ के दौरान घटित हुई, क्या वाकई सुरक्षा के मानक नहीं थे यहाँ पर? क्या वाकई जो एलआईयू है उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या अपराध, इसका जो बैकग्राउंड है या किस तरीके का ये जघन्य अपराधी है, इसके बारे में और इतनी तैयारी के साथ यहाँ पर जाना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं चूक हुई? अभय, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं जी। आपको बता दें कि ये जो ये घटना
बादल है। और आपको बता दें कि ये इस घटना में पुलिस की साफ साफ कमी नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस जब भी किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं ले जाती, जबकि कन्नौज के जो पुलिस कप्तान है वो बराबर कहते हैं, वो बराबर हर मीटिंग में बात कहते हैं कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ने जाते हैं तो आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था करके जाएं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी। राजेश जी, आपका रुख करेंगे। ये जो घटनाक्रम कन्नौज से सामने आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर अब वर्दीधारियों से ज्यादा या जिसके ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनसे ज्यादा अब जो अपराधी हैं वो सतर्क हो गए हैं। और ये घटना ये बात बता रही है कि जिस सतर्कता के साथ, जिन सुरक्षा मानकों के साथ इनको जाना चाहिए था और मुठभेड़ करनी चाहिए थी, वो अब ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं अपराधी। ऐसा क्यों? राजेश जी। राजेश, सादर प्रणाम। डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैडम, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है अभी विवेक पांडे जी जो है कह रहे थे कि पूज्य योगी जी के सरकार में जो है क्या क्या घटनाएं हो रही, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो अखिलेश यादव की सरकार में जो है जिस प्रकार से अपराधी पनप रहे थे और गुंडा माफिया सड़कों पे घूम रहे थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी जी की सरकार आने के पश्चात में आज जो भी गुंडा माफिया है वो धराशायी या तो करेंगे। हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिनव, वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं। जहां तक आपने कानपुर की घटना के बारे में संदर्भित किया तो निश्चित है वहां कोई ना कोई कमी रही और निश्चित है पुलिस परिवार वहां मजबूती से होकर के उस अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं गया था। यदि ऐसी घटना हुआ तो निश्चित है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी जो मानक उपलब्ध कराए जाते हैं, और अगर उपलब्ध कराए जाते हैं, विवेक जी आते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, और उसके बावजूद भी इतने लापरवाही भरे अंदाज में जाना, और अब एक सिपाही की मौत हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में, इसकी जिम्मेदारी? राजेश, ठीक है मैडम, मैंने कहा है कि उस पीड़ित परिवार के साथ में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार है, पूज्य योगी जी की सरकार है और निश्चित है उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अपराधी जो भी परिवार है वो बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं भी होगा, उत्तर प्रदेश की सीमा पे हो या कहीं भी हो, तो निश्चित हो उसको पकड़ करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो अपराधी या तो फिर जो है जेल में जाएगा और ये जेल से बाहर रहेगा तो वो भगवान के पास जाएगा। वो तो बात की बात है ना, अभी तो एक सिपाही की जान चली गई। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिएगा विवेक जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सवाल एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब देना चाह रहे थे राजेश जी की बात का। सोनी जी, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली कि इनको टेक्निकल पॉइंट की कोई समझ ही नहीं है, सुधार की कोई बात नहीं करेंगे। अभी आपने योगी पुराण पढ़, योगी चालीसा सुन ली, सुधार की छवि, सुधार के कुछ प्रोपोगेंडा सुन लिए। अखिलेश यादव जी के बारे में चालीसा सुनाएंगे विवेक पांडे जी। मौजूदा हालात की चर्चा करें राजेश जी। पूर्व में नहीं जाना है, किसकी सरकार थी और क्या हुआ, बीत गया। सदन में बोला राजेश जी, को मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश यादव जी समर्थन, हम मौजूदा हालात की चर्चा कर रहे हैं। जो घटना सामने आई कल रात को घटित हुई, उस पर बात कर रहे हैं। विवेक जी अपनी बात को पूरा करें। ठीक है राजेश जी, वापस लौटते हैं। 114 दागी विधायक सांसद आपके अपराधी सदन का हिस्सा थे और एक बलात्कारी अभी आपका गया है, विधायक जेल छूट रही है। बात सुनिए, पहले बात सुनिए, कितने अपराधियों को टिकट दिया? 114 दागी विधायक सांसद आपके सदन का हिस्सा थे। मोदी मंत्रिमंडल में ये अलग टॉपिक है, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। राजेश जी प्लीज, राजेश जी
तो मंत्री गौरी के नाम लिए की जो जब से छात्रा थी वो 5 स्कूल में करोड़ पढ़े रुपए लिखे नंदी गई के थे, लिए उसके जब से बाद हाथी में का मत कौन सा वहाँ पता नहीं है। अपराधियों ने घेर करके उसके साथ में आप बेइज्जत किया, जैसे उसके बाद गैर में उसके जिम्मेदार लोग परिवार बैठ को करके बाकायदा पेट्रोल मेरी बात डाल आने करके दीजिए। फूंक दिया This था। is not the आप way to उस debate. घटना का जिक्र राजेश नहीं जी, करेंगे। राजेश उत्तर जी, प्रदेश की आप सरकार ने बदतमीजी राजेश कर जी, रहे हैं। यहाँ तो आप अपने सुनिए, लोगों के यहाँ बीच तो में- बात सुन आप सकते अपने हैं लोगों के ना। बीच में बैठे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पहले बात आने दीजिए। ठीक है 10 बार बोला डिबेट इस तरह से नहीं होती है। विवेक जी, अपनी बात को यहाँ पूरा पे करिए। एक सिपाही शहीद हो गया है और आप उसमें बैठ करके योगी जी की छवि सुधार कर रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बॉर्डर स्कीम क्यों नहीं हटाई जा रही है। अभी आपके उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। क्या इन अधिकारियों को इतनी अकल नहीं है कि जो मृतक आश्रित कोटे में लोगों की भर्ती हुई है उसी में से आत्महत्याओं का आंकड़ा निकाल के दे देते। आप लोग केवल और केवल संस्थाओं के आंकड़ों को छुपा करके अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। आज वो पुलिसकर्मी जो फील्ड में गया था, जिसकी सचिन राठी जिसकी मृत्यु हुई है, करवाइए ना कार्रवाई उस परिवार के ऊपर जो अपराधी था, उसके परिवार की संपत्ति को अपराधियों कुर्क के करके खिलाफ कार्रवाई सचिन राठी हो को रही पकड़वाइए। है। आप बात ही आने लोग दीजिए पहले, व्यवस्था दे रहे बात हैं आने विवेक पांडे जी। दीजिए, बात आने दीजिए पहले। मैंने कहा बात आने दीजिए पहले, आप अपनी बात रखिएगा अपने टर्न में। मैंने कहा कि सचिन राठी के साथ जो उसके परिवार के साथ हुआ है, उन अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करके उसके सचिन राठी के परिवार को दीजिए। बड़ी सचिन राठी के सख्त परिवार में कार्रवाई तत्काल होगी। मेरी बात आ जाए, मृतक आश्रित कोटे में तत्काल उसके परिवार को नौकरी दीजिए। लेकिन क्या सिपाही इसी तरह से मरता रहेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि सिपाहियों के लिए जोखिम भत्ते, जो ग्राउंड फील्ड के लोग हैं, जो ग्राउंड पोस्टिंग में है, उनको एक जोखिम भत्ता उनके लिए जारी करिए। क्योंकि इस तरह के जोखिम, कई बार वो घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो उसमें उनको जोखिम भत्ता मिलना चाहिए। वो अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्कीम को हटाइए। उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्कीम को आपको लागू करना है तो दंडात्मक स्वरूप में करिए। आप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल उत्तर प्रदेश के सिपाहियों की हत्या करवा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको सकारात्मक सुझाव जब दिए जाते हैं उसको आप आत्मसात क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, प्रावधान आप क्यों नहीं लागू करते? आते हैं विवेक जी। एक बार पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश, माफ कीजिएगा, पूर्व डीजीपी का रुख कर लेते हैं, महेश जी का। महेश जी, क्या लगता है आपको ये बॉर्डर स्कीम जो है इसको हटा देना चाहिए, जैसा कि विवेक जी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, और वाकई सुरक्षा के मानक जो मुहैया कराए गए हैं, क्या लगता है उतनी तैयारी के साथ उन मानकों के साथ नहीं जाना चाहिए? जब आपको पता है कि ये हिस्ट्री शीटर है, हम इसे पकड़ने के लिए या मुठभेड़ की ऐसी कोई गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है, तो उसके बारे में जानकर, बैकग्राउंड खंगाल कर सुरक्षा मानकों के साथ जाना चाहिए था? अनम्यूट करिएगा। जो आपने पहला प्रश्न उठाया जी कि कहाँ नियुक्ति होनी चाहिए, तो इसमें दो पहलू हैं इसके कि अगर बगल में या नजदीक सिपाही को, पुलिस वाले को नियुक्त कर दे तो उस पर दबाव घर वालों के और रिश्तेदारों के, दोस्तों के इतने ज्यादा पड़ते हैं कि उसको निष्पक्षता से काम करने में कठिनाई होती है। तो जो हमारी कंडीशंस हैं जिनमें हम दबाव में काम करते हैं, जो हमारी जो संस्कार है उसके हिसाब से, तो हमारी समझ तो दूर रखना ही ठीक है। कुछ कठिनाई अवश्य है उससे, लेकिन साथ ही साथ ये भी है निष्पक्षता अगर ज्यादा कंपेरेटिवली मिल सकती है अगर दूर रखें। दूसरी बात जो कही गई, देखिए उस विषय में कोई अभी जांच ही नहीं हुई कोई कि ठीक है महेश जी, वापसी करेंगे, एक बार वापसी करेंगे चर्चा में, एक बार रुक कर लेते हैं लखनऊ का। तो फिलहाल मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं, क्योंकि इसके बाद लखनऊ का रुख करेंगे। आज बाल दिवस का मौका है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहेंगे वो आपको सुनाएंगे। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है कन्नौज की, ये घटना जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, वाकई अब खाकी महफूज नहीं है। और जो जोखिम भत्ता दिए जाने का जिक्र किया गया, क्या कब तक ऐसे ही हिस्ट्री शीटर और जब भी खाकी वर्दीधारियों के बीच में मुठभेड़ होती है, और कब तक ऐसे सिपाहियों की जान जाती रहेगी, इसको लेकर शासन स्तर पर एक उचित राय शुमारी करने की जरूरत है। और ये घटना इस बात को लेकर सवाल उठा रही है, जिक्र किया। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।